हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्रेडिक्टर। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए मैंने बनाया है, या तो जिन्होंने यूजी महाराष्ट्र से किया या फिर डोमिसाइल वाले कैंडिडेट जिन्होंने एआईक्यू के थ्रू किया। तो ये वीडियो उन सब कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च मैंने किया है, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब हम लोगों ने एक बेसिक एलिजिबिलिटी देखा। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखूँगा क्योंकि एसएमएल कैलकुलेशन मुझे एक्सप्लेन करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जब इनकी महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग की जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगी, मैं अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग अटेंड करने से पहले आपको सारी जानकारी मिल जाए और काउंसलिंग को आप अच्छे से अटेंड कर सकें। तभी मैं बेसिक एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करता हूँ। तो कौन कौन से कैंडिडेट और कैसे टाइप के कैंडिडेट्स होंगे जो महाराष्ट्र स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, तो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट वो महाराष्ट्र स्टेट कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं लास्ट के इस वीडियो में बताऊंगा कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट जो हैं वो किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला ये हुआ महाराष्ट्र इज एन क्लोज स्टेट, तो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा हो गया जो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने महाराष्ट्र से यूजी किया है, वो महाराष्ट्र स्टेट के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे वो डिम्ड हो, चाहे गवर्नमेंट हो या स्टेट प्राइवेट कॉलेज हो। तीनों टाइप के कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट के लिए एलिजिबल होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ कैंडिडेट जो महाराष्ट्र डोमिसाइल है और जिन्होंने महाराष्ट्र से यूजी किया, ऑब्वियसली वो तो एलिजिबल होंगे ही। और लास्ट जो कैंडिडेट होते हैं जो क्वालिफाई होते हैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए, वो है जो महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट है जिन्होंने 10th-12th महाराष्ट्र से किया है, बट उन्होंने यूजी ऑल इंडिया कोटा से किया है किसी दूसरे स्टेट से। तो वैसे कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट कोटा के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। बट उनका एक कंडीशन होता है कि वो उन्होंने जहाँ से भी यूजी किया वहाँ के हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट या वहाँ के प्रिंसिपल से उनको एक लेटर लिख के लाना होता है कि मैंने यहाँ से यूजी किया है, और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो अपलोड करना होता है। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी बेसिक क्राइटेरिया थी। और जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं वो महाराष्ट्र स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अंडर एनआरआई कोटा। और कौन से कैंडिडेट है जो महाराष्ट्र के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं? जो एफएमजी कैंडिडेट है, या तो उनका महाराष्ट्र का डोमिसाइल हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। अगर डोमिसाइल वाले भी कैंडिडेट है महाराष्ट्र के लिए, बट उन्होंने एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, तो वो महाराष्ट्र स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और फॉर एनआरआई कोटा ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हु कंप्लीटेड देयर यूजी फ्रॉम इंडिया। मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि एनआरआई कोटे के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इंडिया से यूजी किया है एमसीआई या एनएमसी रिकॉग्नाइज कॉलेज से, वो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो कास्ट या कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी है वो भी एप्लीकेबल होगी सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट के लिए। जो महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट नहीं है, जिन्होंने यूजी महाराष्ट्र से किया बट उनका डोमिसाइल किसी और स्टेट का है, जैसे कि यूपी, कर्नाटका या XYZ, तो वैसे कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट के लिए कास्ट रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो अंडर रिजर्व या फिर वो ओपन कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। और वैसे कैंडिडेट जिन्होंने किसी दूसरे स्टेट के प्राइवेट या डिम्ड से किया है और वो महाराष्ट्र डोमिसाइल रखते हैं, वो कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल वो अगर एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब मैं एक बेसिक इन एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अभी मैंने बोला कि जो एफएमजी कैंडिडेट है वो महाराष्ट्र कोटा के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, चाहे वो किसी भी कोटे में एनआरआई हो या कोई भी कोटे में। एफएमजी कैंडिडेट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग। बट महाराष्ट्र स्टेट वाले कैंडिडेट जिन्होंने दूसरे जगह से यूजी किया है अदर देन ऑल इंडिया कोटा, वो एनआरआई कोटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैसे कैंडिडेट जिन्होंने पीजी ज्वाइन कर लिया ये लास्ट 2 ईयर से, और उसका ज्वाइन करने के बाद उन्होंने सीट को छोड़ दिया या रिज़ाइन कर दिया। दोज काइंड ऑफ कैंडिडेट्स दे आर नॉट एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग। एंड कैंडिडेट हु आर परसुइंग पीजी डिग्री कोर्स और कंप्लीटेड पीजी डिग्री कोर्स, वो भी एलिजिबल नहीं होते महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए। मतलब 2 टाइप के कैंडिडेट, 3 टाइप के कैंडिडेट, एफएमजी या फिर जो ऑलरेडी पीजी परस्यू कर रहे हैं। थर्ड टाइप के कैंडिडेट जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर लिया है या फिर जिन्होंने अभी 2 साल पहले ज्वाइन किया था बट रिज़ाइन कर दिया सीट को, तो वो महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बट दे कैन अप्लाई फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग या दूसरे ओपन स्टेट में। अब हम लोग महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस की रिजर्वेशन की बात करें। मैं यहाँ पे डिम्ड की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो स्टेट काउंसलिंग के अंदर नहीं आते हैं। डिम्ड तो एमसीसी के थ्रू होती है, वहाँ पे 85% मैनेजमेंट कोटा, 15% एनआरआई होती है। वो अगर हम लोग महाराष्ट्र स्टेट के कॉलेज की बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में,
तो अनरिजर्व्ड या ओपन कैटेगरी में 30% सीट्स है। वही अगर हम लोग EWS की बात करते हैं तो उसमें 10% सीट है। SCBC की बात करें तो 10% सीट है। OBC की बात करते हैं तो उसमें 19% सीट है। SC में लगभग 13% सीट है। ST गवर्नमेंट कॉलेज में 7% सीट है। और अगर हम लोग VJ की बात करते हैं तो VJ में 3% सीट्स है। और गवर्नमेंट कॉलेज में NTB की बात करते हैं तो NTB में 2.5% सीट्स है। NTC की बात करते हैं तो 3.5% सीट्स है। NTD की बात करें तो लगभग 2% सीट है। वही अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में जो EWS है उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। और ओपन सीट जो है वो बाकी की जो बच के आती है अनरिजर्व सीट, मतलब रिजर्वेशन के अलावा सारी सीट जो है ओपन में रहती है। तो मैं रिजर्व सीट की बात करूँगा यहाँ पे। जैसे SCBC की बात करें तो 10% SCBC में जो प्राइवेट कॉलेज है या सेल्फ फाइनेंसिंग या आप सेमी प्राइवेट कॉलेज भी बोल सकते हैं, उसमें 10% SCBC की रिजर्वेशन होती है। OBC की रिजर्वेशन 9.5% होती है। SC 6.5%, ST 3.5%, VJ 1.5%, NTB लगभग 1.25%, NTC की बात करते हैं तो लगभग 1.75% और NTD की बात करते हैं तो 1%। अगर हम लोग NRI सीट की बात करते हैं तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है या सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है महाराष्ट्र स्टेट में, उसमें 15% NRI होती है। और IQ कोटा की बात करें तो लगभग 50% से 35% होती है। अब डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम कॉलेजेस में 35% IQ कोटा की सीट है। IQ कोटा 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, 50% से नीचे होगी और जिसमें 15% जो है NRI को देनी पड़ती है। तो एवरेज देखेंगे तो 35% के आसपास में सीट होती है NRI में। वही अगर हम लोग दूसरे टाइप की एक सीट देखें तो यहाँ पे एक जो ऑर्फन कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी 1% सीट होती है। और महाराष्ट्र स्टेट में एक माइनॉरिटी कॉलेज है IIMSR जालना में। ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है जिसमें 50% सीट जो होती है वो IQ कोटा में होती है और जो 50% सीट होती है वो अंडर मुस्लिम माइनॉरिटी होती है। वो IQ कोटा में NRI सीट को भी वो लोग दे सकते हैं। 15% वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये तो थी बेसिक, एक मैंने ऊपर ऊपर ही एक्सप्लेन किया, बहुत डीप में नहीं किया। कॉलेज वाइज डिटेल्स वगैरह वो बाद में मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं एक बेसिक एडमिशन प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, जब महाराष्ट्र एक MHCET अपनी एक स्केड्यूल देगी, वो स्केड्यूल के बेस पे आपको एक पहले सबसे पहले जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको पहले रजिस्ट्रेशन करनी होती है, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी होती है। अगर आप प्राइवेट के लिए जाते हैं 1 लाख और गवर्नमेंट के लिए जाते हैं तो 12,500 या फिर 25,000। रिजर्व के लिए 12.5, अनरिजर्व के लिए 25,000। आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया, उसके बाद वहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग आपकी एक SML निकालती है, मतलब स्टेट मेरिट लिस्ट, कितने क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। उसके बाद सीट मैट्रिक्स आती है। सीट मैट्रिक्स के बेस पे आपको चॉइस एंट्री करनी होती है। आपने चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट होती है। अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपने जो कॉलेज ऑप्ट किया या फिर जो ब्रांच किया है उसके और आपके रैंक के बेस पे अलॉटमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है राउंड ऑफ काउंसलिंग। राउंड ऑफ काउंसलिंग कैसे कैसे होती है, तो महाराष्ट्र में बेसिकली 5 राउंड ऑफ काउंसलिंग हो सकती है। 4 कन्फर्म में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी और स्पेशल स्ट्रे राउंड। अगर राउंड स्ट्रे वैकेंसी में सीट बची रहती है तो स्पेशल स्ट्रे या स्ट्रे 2 भी करा सकते हैं। और महाराष्ट्र स्टेट में जो अपग्रेडेशन है वो कहाँ तक पॉसिबल है, राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3। ये सब चीज़ें मैं एकदम डीप में एक्सप्लेन करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब महाराष्ट्र की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले मैं आपको एक महाराष्ट्र स्टेट के लिए एक अच्छा सा वीडियो एक्सप्लेन करके दूंगा। अब मैंने जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए इस वीडियो को बनाया था वो उस पॉइंट पे आता हूँ कि इस बार महाराष्ट्र स्टेट की जो कंपटीशन लेवल है वो कैसी रहेगी इन कंपेरिजन टू 2024। और SML कैसे कैलकुलेट करना होगा, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डेटा है जिसमें मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में अगर मैं लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल क्वालिफाइड या टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बोलूँ तो लास्ट ईयर लगभग 7,321 कैंडिडेट थे, सॉरी 17,321। इस बार 19,000 प्लस कैंडिडेट है। तो इससे कैसा होता है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 2,000 कैंडिडेट ज़्यादा है। वही अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी या फिर EWS SCBC की बात करूं तो टोटल कैंडिडेट लगभग 9,200 प्लस है। वही अगर मैं OBC VJ NT की बात करूं, देखिए मेरे पास जो डेटा है, मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है
उसमें अनरिजर्व्ड ओबीसी एससी एसटी है, उसमें ईडब्ल्यूएस या फिर वीजेएनटी अलग से मेंशन नहीं है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट वैसे भी होंगे कि जो महाराष्ट्र स्टेट से जिन्होंने यूजी किया, बट अप्लाई करते समय ये डेटा जो है एनबी के डेटा है, जो एनबी ने कुछ दिनों पहले एक नोटिस दी थी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये डेटा मैंने कहाँ से बनाया। तो कुछ दिनों पहले एनबी ने एक नोटिस दिया था कि जितने भी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है उनके स्टेट की डेटा प्रिपेयर हो गई है। तो जिन्होंने वहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल कोई महाराष्ट्र डोमिसाइल है या फिर कोई महाराष्ट्र से किसी ने यूजी किया है, तो उस केस में उन्होंने जब नीट एग्ज़ाम के लिए एनबी में जब अप्लाई किया था, उन्होंने अपना डोमिसाइल स्टेट महाराष्ट्र लिखा है। तो वैसे कैंडिडेट का डेटा जो है वहाँ से मैंने कुछ मेरे सोर्स से ये डेटा निकाला है। तो उस डेटा के बेस पे मैंने ये कैलकुलेशन किया। तो उसमें अभी वीजेएनटी, क्योंकि ये महाराष्ट्र की सब कैटेगरी मतलब एक स्पेशल कैटेगरी, तो वो मेंशन नहीं थी। जो ऑल इंडिया में उन्होंने मेंशन किया था अनरिजर्व, मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट ओबीसी एससी एसटी, तो सिर्फ मैंने वो डेटा यहाँ पे रखा है। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ 2024 और 25 में कंपैरिजन का। तो मैंने यहाँ पे स्लॉट लिया है, आप अच्छे से समझे। मैंने स्टार्ट किया रैंक 1 से रैंक 500। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो रैंक 1 से 500 के बीच में 55 कैंडिडेट थे। इस साल 45 कैंडिडेट हैं, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 500 के बिलो वाले जो रैंक है। मैं यहाँ पे अभी टोटल ओवरऑल कैंडिडेट ले रहा हूँ, इसके बाद इसी वीडियो में मैं कैटेगरी वाइज भी एक्सप्लेन करूँगा। वही मैं 500 से 1000 की बात करूँ तो लास्ट ईयर 44, इस बार 38। अगेन यहाँ पे थोड़े कम देखने को मिला कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है। वही अगर मैं 1000 से 1500 की बात करूँ तो लास्ट ईयर 46 कैंडिडेट थे, इस बार 54 कैंडिडेट, मतलब 1000 से 1500 में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है, मतलब कंपटीशन इस बार इस रैंक के बीच में ज़्यादा होगी। इसके बाद अगर 1500 से 2000 की बात करें तो लास्ट ईयर 48 थे, इस बार 54 है, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैंडिडेट ज़्यादा है। वही अगर मैं 2000 से 2500 की बात करूँ, लास्ट ईयर 52, इस बार 51। 2500 से 3000 में लास्ट ईयर 55, इस साल 47। लास्ट ईयर 3000 3500 के बीच में 48, दिस ईयर 48, सेम है ऑलमोस्ट। वही अगर 3500 से 4000 की बात करूँ तो लास्ट ईयर 35, इस साल 49। और 4000 से 4500 की बात करूँ तो लास्ट ईयर 49, दिस ईयर 69, मतलब लगभग 20 कैंडिडेट ज़्यादा। तो इस रैंक वाले जो कंपटीशन रहेगी 4000 से 4500 में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपटीशन थोड़ी हाई देखने को मिलेगी। वही अगर 4500 टू 5000 की बात करते हैं तो आप लास्ट ईयर 52, इस साल 53। 5000 से 5500 में लास्ट ईयर 53, इस बार 48। और 5500 से 6000 में लास्ट ईयर 46 कैंडिडेट थे, इस बार 47 कैंडिडेट है। रैंक 6000 से 6500 लास्ट ईयर 38 कैंडिडेट, दिस ईयर 52 कैंडिडेट। 6500 टू 7000 44 कैंडिडेट इन 2024, दिस ईयर 36 कैंडिडेट। 7000 to 7500 लास्ट ईयर 41 कैंडिडेट, दिस ईयर 50 कैंडिडेट। 7500 to 8000 लास्ट ईयर 51 कैंडिडेट, दिस ईयर 56 कैंडिडेट। लास्ट ईयर 8000 to 8500 41, दिस ईयर also 41। लास्ट ईयर 8500 to 9000 54 कैंडिडेट, दिस ईयर 60 कैंडिडेट। 9000 to 9500 लास्ट ईयर 48, दिस ईयर 54। 9500 to 10000 लास्ट ईयर 49, दिस ईयर 36 कैंडिडेट। तो मैं इस लिस्ट को रैंक 1 से लेकर रैंक 10000 तक 500 का स्लॉट लिया हूँ, क्यों, ताकि आप समझ सके जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं या फिर जो लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे उनको समझने में आसानी हो। बट मेरे पास कंप्लीट लिस्ट है फ्रॉम रैंक 1 टू लास्ट रैंक, लास्ट ईयर और इस साल के कंपैरिजन वाली लिस्ट। उसके लिए मैं इस लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगा, तो या फिर मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी पोस्ट करूँगा। उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू माई डिस्क्रिप्शन और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। मैं अब सिर्फ इस साल का कंपैरिजन कर रहा हूँ कि इस साल कैटेगरी वाइज कितने कितने कैंडिडेट किस रैंक में। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो 10000 से 11000 में इस बार 57 कैंडिडेट्स हैं। 11000 से 12000 में टोटल, इसमें मैं हर सारे कैटेगरीज को इंक्लूड कर रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। 11000 टू 12000 64 कैंडिडेट्स हैं। 12000 टू 13000 54 कैंडिडेट्स हैं। वही अगर मैं 13 टू 14000 50 कैंडिडेट्स हैं। 14 टू 15000 51 कैंडिडेट्स हैं। 15000 टू 16000 50 कैंडिडेट्स हैं।
16 to 17,000 63, 17,000 to 18,000 54 candidate, 18 to 19,000 50 candidates, 19 to 20,000 64 candidate, 20 to 21,000 57 candidate, 21,000 to 22,000 54 candidate, 22 to 23,000 40 कैंडिडेट्स, 23 से 24,000 में लगभग 59 कैंडिडेट्स हैं। वही अगर 24 से 25,000 की बात करूं तो 53 कैंडिडेट है। 25,000 टू 26,000 में 57 कैंडिडेट्स हैं। वैसे ही मेरे पास आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं कंप्लीट लिस्ट भेज दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में रिपीटेडली मैं वो सारा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे कि कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट, जो मैंने रिसर्च किया, जो एनालिसिस किया है, तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे ओबीसी से। तो ओबीसी में अगर मैं देखूँ तो महाराष्ट्र स्टेट में इस साल कितने टोटल कैंडिडेट्स हैं, तो 0 से 1000 रैंक में टोटल 23 कैंडिडेट है। मैंने ओबीसी कैटेगरी में भी 1000 से 2000 28 कैंडिडेट, 2000 से 3000 31 ओबीसी कैंडिडेट, 3000 टू 4000 42 ओबीसी कैंडिडेट, 4 to 5,000 47 OBC candidate, 5 to 6,000 33 OBC candidate, 6 to 7,000 33 OBC candidate, 7 to 8,000 41 candidate, 8 to 9,000 35 candidate, 9 to 10,000 41 candidate, 10 to 11,000 35 candidate, 11 to 12,000 50 candidate, 12 to 13,000 46 candidate, 13 to 14,000 42 candidate, 14 to 15,000 32 candidates, 15,000 to 16,000 49 कैंडिडेट। ऐसे करके मैंने कंप्लीट लिस्ट बनाया है, और ये टोटल 40,000 तक है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी में आता हूँ, एससी कैटेगरी। फिर वही मैं 1000 से 2000 की बात करूँ तो 5 कैंडिडेट है एससी कैटेगरी के। 2000 से 3000 बात करूँ तो 3 कैंडिडेट्स हैं। 3 to 4000 में 3 कैंडिडेट है। 4 to 5000 में 5 कैंडिडेट है। 5000 to 6000 में 2 कैंडिडेट है। 6 to 7000 में 5 कैंडिडेट्स है। 7 to 8000 में 7 कैंडिडेट है। 8 to 9000 में 6 कैंडिडेट है। और आप मेरे स्क्रीन में पूरा देख सकते हैं 1 by 1 कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका, कैटेगरी वाइज टोटल कितने कैंडिडेट हैं। और ये मैंने 40,000 तक का डेटा दिया है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आपको इससे ऊपर का भी डेटा चाहिए तो यू ट्राई टू व्हाट्सएप में ऑन द गिवन नंबर, मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैंने पूरा लास्ट रैंक तक का बनाया, मतलब इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर इस साल टोटल कितने कैंडिडेट हैं, मैंने वो पूरा A to Z बनाया। अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी का और मूव करता हूँ, एसटी कैटेगरी। तो अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ तो टोटल जो एसटी कैटेगरी है उनमें 0 से लेके 1000 में कोई भी कैंडिडेट नहीं है, जबकि 4000 तक में भी कोई कैंडिडेट नहीं है। सिर्फ 4000 टू 5000 में एक कैंडिडेट है। 5000 टू 6000 में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। वैसे मैं अगर टोटल बताऊँ तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, और बेटर होगा कि आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक एक्सप्लेन कर सकूं, और इंडिविजुअल जो है उसके लिए तो आपको मुझे व्हाट्सएप ही करनी पड़ेगी, या फिर आप मेरे टेलीग्राम से मैं जो डेटा पब्लिश अभी पोस्ट करूंगा, ये वीडियो जिस दिन मैं रिलीज़ करूंगा उसके नेक्स्ट डे मैं वो डेटा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट करूंगा, तो आप वहाँ से जाके ये ले सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगी ये, ताकि एक आपका रफ़ कैलकुलेशन हो जाए। मेन डेटा तो जब एसएमएल आएगी तभी आएगी, बट एसएमएल से पहले मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे दूंगा कि ठीक है। और इस डेटा में बहुत चीज़ें मिसिंग है, और वो कैलकुलेट करना मेरे लिए क्या, जब तक एसएमएल नहीं आएगी सभी के लिए वो मुश्किल होगी। कि जैसे ओबीसी है तो ओबीसी में मैंने ओबीसी कैटेगरी का कैलकुलेट किया, बट जो सब कैटेगरी है ओबीसी के, जो वीजे एनटी कैंडिडेट आते हैं, अब उनके लिए तो अलग से रिजर्वेशन जब एसएमएल आएगी तभी कैलकुलेशन होगी। बट ऑल इंडिया के बेस पे कैंडिडेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यूआर के लिए क्लियर है, जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए क्लियर रहेगी, एससी एसटी के लिए क्लियर रहेगी। सिर्फ जो यूआर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एसएबीसी और ईडब्ल्यूएस क्लियरली मेंशन नहीं है, बट एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए वो डेटा अच्छे से कैलकुलेशन होगी। अब ये तो थी लाइक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, और मैं आगे चल के मेरा ये वीडियो बनाने का मीनिंग ये रहा, ये मकसद ये था कि मैं आपको आगे चल के और भी वीडियो मैं इस चैनल पे पोस्ट करने जा रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, स्पेशली महाराष्ट्र से रिलेटेड या दूसरे स्टेट से रिलेटेड, उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग
के लिए गाइडेंस चाहिए या फिर किसी दूसरे स्टेट के लिए गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो तो ऑब्वियसली मैंने एक ऐसे जल्दबाजी में बनाया है, मैं एक बेसिक वीडियो ही बनाया हूँ अभी। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फॉर मोर अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और ये वीडियो अपने फ्रेंड लोग से भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।